नमस्कार मित्रों, आप सबका संकल्प द रिजोल्यूशन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग 7वां क्लास है। इस क्लास में आज हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों का विवरणात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रश्न जैसे जैसे आएगा उसके व्याख्या करते जाएंगे ताकि यदि कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है या यूपीपीसीएस तो उसे भी सोल्व करना आसान हो जाएगा। इस तरह का अपना विचार इसलिए है कि अभी हाल ही में बिहार ने बीपीएससी ने एईडीओ का परीक्षा लिया, उसमें काफी कॉन्सेप्टेबल अभी क्वेश्चन थे। तो हम लोग विवरणात्मक अध्ययन कर रहे हैं। आप सबसे एक निवेदन है कि आप लोग इसके बाद मार्केट के भी प्रश्न को सोल्व करें। इसके अतिरिक्त इतिहास का घटना चक्र पूर्वानुलोकन है, उसे आप लोग खरीद के सेट मारे और लुसेंट ऑब्जेक्टिव बनाए ताकि एकदम गहन तैयारी हो कि कितना भी कम सीट आए। हालांकि इस बार 1200 के आसपास सीट है, तब भी अपनी रिजल्ट जो है सुरक्षित हो। ठीक है, चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर, चूंकि प्रश्न से व्याख्या करना आसान होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया? तो ये शामिल किया था दिसंबर 1856 में। ऐसा माना जाता है कि इसके पहले जो ब्राउन बेस जो राइफल था उसके जगह कौन सा राइफल आ गया? तो ये आया एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल आया। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगता था वो गाय और सुअर के चर्बी से निर्मित था, और उस कारतूस लगाने के पहले उसे दांत से खींच करके निकालना होता था। तो ऐसा मन में भावना आया कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को यानी भारतीय को मन में जो था धर्म के प्रति नकारात्मकता गया, यानी धर्म भ्रष्ट करने की योजना है, ऐसा मन में जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसी के कारण क्या होता है कि अपने 34वीं रेजिडेंट है, 34वीं रेजिडेंट के सिपाही कौन रहते हैं? मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर देते हैं। कहाँ? बंगाल में। तो ये अफवाह के भी जांच बंगाल में शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बताया जाता है कि ये सच में था कि नहीं था चर्बी वाला कारतूस। तो इसकी जांच तो करता है लेकिन अंग्रेज अपने अनुसार ही जांच करता है। हालांकि बलूची में इसका प्रयोग देखा गया था। ठीक है ना, जैसे तैसे जांच करके रिपोर्ट बना दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। ठीक है, कारण सारे थे लेकिन जो तात्कालिक कारण जब पूछे तो उसका कारण वही था, इनफील्ड राइफल का आना, उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होना, और उसके आधार पर धार्मिक हस्तक्षेप का मुद्दा आना या धर्म भ्रष्ट करने की योजना है, ऐसे लोगों के मन में जाना। और ये करते कौन है? 34वीं रेजिडेंट जो इसमें पूर्व में लिखे हैं मंगल पांडे हैं, बैरकपुर के हैं, बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी के सिपाही, 34वीं रेजिडेंट के सिपाही मंगल पांडे करते हैं, दो अंग्रेज अधिकारी की हत्या करके, जिसका नाम था वो लेफ्टिनेंट बाग था, लेफ्टिनेंट वाग, और मेजर सार्जेंट, मेजर सार्जेंट की हत्या करके, ये दोनों की हत्या कर देते हैं मंगल पांडे जी। और यहीं से माना जाता है कि विद्रोह शुरू हो गया था इनफील्ड राइफल का। ठीक है ना, 34वीं रेजिडेंट याद रखना क्योंकि ये कई बार प्रश्न में पूछ चुका है। एक एक बात को याद रखना, 34वीं रेजिडेंट याद रखना है, बैरकपुर छावनी याद रखना है, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की हत्या हुआ कर दी गया मंगल पांडे द्वारा, ये याद रखना है। ठीक है ना, तो इस तरह से माना जाता है। तात्कालिक कारण क्या था? धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। कहता कि 1857 के
स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ थे? ठीक है, चलते हैं। संघर्ष की महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी। अच्छा, जन्मस्थली। और मृत्यु कहाँ हुआ था इनकी? ग्वालियर में। तो ये दोनों प्रश्न आता है। मृत्यु ग्वालियर में होता है, जन्मस्थली वाराणसी में होता है 1857 के क्रांति के समय। और इनके बारे में क्या प्रश्न है? पूछता है हीरोज जो है, हीरोज, हीरोज इनके बारे में कहता है कि एक अकेली मर्द है। जब इनकी हत्या हो जाती है, मृत्यु वीर गति को प्राप्त कर जाती है स्वतंत्रता आंदोलन में, तो हीरोज के जब सामना होता है तो हीरोज कहता है एकमात्र क्रांतिकारियों में मर्द है। इनके मर्द से तुलना किया, इतने ढंग से इन्होंने प्रतिरोध किया है। किसका? अंग्रेजों का या विरोधियों का। इसलिए इन्हें क्रांतिकारियों में अकेला मर्द कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में बीपीएससी ने पूछा है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? हमको, आप सबको पता ही है कि 1857 के क्रांति जब शुरू होता है तो उस समय बहादुर शाह जफर ही था, वो शासक रहते हैं। और उनके समय जो है भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्योंकि मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो उनके बारे में माना जाता है कि साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दिए थे, जो उनके उनके समकक्ष उनसे ये थे, वक्त खां के। और हम सब जानते हैं कि 1857 के क्रांति के समय दिल्ली का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो वक्त खां कर रहे थे, है ना? या तो बहादुर शाह दे या वक्त खां दे। ठीक है, ऑप्शन में वक्त खां रहेगा, तो वक्त खां। बिरजिस कादिर कहाँ के? लखनऊ के साथ, है ना? आगे होगा प्रश्न, किसके साथ मिलके? प्लस बेगम हजरत महल मिलके। बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों? 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण वो क्या था? धार्मिक आधार पे था, इनफील्ड राइफल का उपयोग के कारण हुआ था, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए प्रमुख कारण क्या था, तो ये था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश समाज साम्राज्य की नीति को हम दो तरह के से देख सकते हैं। पिछले कई क्लास से हम लोग कर रहे हैं औपनिवेशिक नीति, औपनिवेशिक नीति। तो औपनिवेशिक नीति मतलब क्या था, है ना? तो भारत उपनिवेश था किसका? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड का उपनिवेश होने का मतलब भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था, आर्थिक दोहन हो रहा था। शोषण शब्द ज्यादा अच्छा है। आर्थिक शोषण हो रहा था, और वो शोषण का आधार क्या था? इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड देश के फले फूले, इसके लिए भारत के किया जाने वाला आर्थिक शोषण को हम लोग, आर्थिक शोषण के लिए बनाए गए नीतियों को ही औपनिवेशिक नीति कहते हैं। जिसमें कौन कौन है, हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आधार पे अभी नहीं बांट के देख रहे हैं, उसे फिर आगे देखेंगे, ठीक है ना? तो हम कल चर्चा किए हैं कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण करण। दूसरा, भू राजस्व व्यवस्था, नवीन भू राजस्व व्यवस्था। तीसरा, परंपरागत हस्तशिल्प का पतन, हस्तशिल्प का पतन। चौथा, विऔद्योगीकरण, विऔद्योगीकरण। विऔद्योगीकरण या अनौद्योगिकरण भी रहते हैं, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अनौद्योगिकरण, है ना? इसके अलावा सामाजिक सुधार जो भी किए हैं। हाँ,
आपातकाल, आपातकाल को क्या बोले? आपातकाल नहीं, वो 74 वाला नहीं ध्यान में रखा, आपातकाल नहीं, उसको बोले सुखाड़। जिसको आता है उसको क्या बोलते हैं? अकालों की बारंबारता। इसके अलावा सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार ये सब अपनी बेसिक नीति है। कैसे जो बताते हैं, पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं, ध्यान रखने, फिर से याद करा देते हैं। सामाजिक सुधार में भी दो तीन ध्यान में कर लेते हैं। जैसे एक है सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, 1856, 1829, है ना? आप लोग को ध्यान में होगा दास प्रथा का अंत। इसके अलावा भी अन्य कारण था। जैसे इस समय तक आते आते अभी तक जान रहा था कि अंग्रेज जो है अजेय है, हमेशा विजेता के तौर पर रहा। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी है जिससे, जिसमें प्रथम अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध में वो हारता है ना? इसके अलावा देखते हैं कि क्रीमिया का युद्ध 54-56 में होता है, क्रीमिया के युद्ध 54-56 में। तो इसमें अंग्रेज की स्थिति बुरी तरीके से बुरा हो जाता है। तो लोगों को लगा अंग्रेज अजेय है, ये भ्रम टूट गया और लोगों ने आंदोलन करने के लिए टूट पड़े। ठीक है। तो ये देखिए कि हम लोग कृषि के वाणिज्य, अब लगेगा कि कृषि के वाणिज्यकरण तो अच्छी चीज है, आजकल हम लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि कॉमर्शियल क्रॉप हो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उस समय कैसे? तो भारत में जो कृषि का वाणिज्यकरण अंग्रेजों के समय हुआ था, उसका कारण भारत के उद्योगों को फलीभूत करना नहीं था, इंग्लैंड के फलीभूत करना था, है ना? वहां के जो मांग थे अंतरराष्ट्रीय बाजार में, उसके अनुसार कच्चे मांग के उत, कच्चे पदार्थों के, यानी कच्चे माल के मांग वहां अधिक था, तो वैसे पदार्थों का उत्पादन होता था। जैसे नील की खेती बिहार से बहुत इंपॉर्टेंट है, जूट की खेती, अफीम की खेती। इसके पीछे कारण क्या था? कि ब्रिटेन, ये भारत कच्चे माल के रूप में हो और विनिर्मित वस्तुएं जो हो वो फिर भारत में आए, यानी लूटने का दोहरी व्यवस्था यहाँ पे थी, है ना? कृषि के वाणिज्यकरण का दूसरा उद्देश्य क्या था? कृषि के वाणिज्य, इसके कारण क्या हुआ कि एक तो न्यूनतम शुल्क देते थे, उसके बाद उनको जबरदस्ती उपजाते थे और उस भी उपज के बहुत ज्यादा हिस्सा ले लेते थे। तीसरी बात था कि ऐसा माना जाता है कि नील की खेती जैसे जो वाणिज्यिक कृषि से जो क्या था, उर्वरा शक्ति घट रहा था, तो यहाँ खाद्यान्न की भी कमी हो रही थी और वो खाद्यान्न की कमी ही अकाल के बारंबारता को निरूपित करता। अकाल के बारंबारता प्राकृतिक आपदा सिर्फ नहीं था, लेकिन सोचिए ना, जब खाद्यान्न नहीं हो रहा है आपके यहाँ और अकाल पड़ गया, तो अगले साल के लिए तो बचा नहीं, क्योंकि आपके यहाँ तो खाद्यान्न की लिमिटेशन है ना? तो वो क्या हो रहा है कि जब अकाल पड़ने के बाद जो परिस्थितियां होती है विकट, उससे संभालने के लिए है नहीं, कुछ जो आ भी रहा है तो वो भ्रष्टाचार के हवाले चला जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं थी, ठीक है ना? भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था में भी एक निश्चित आय का साधन बनाना था, पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं। कारण यह है कि बुलियन का प्रवाह जो है वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और यहाँ वाणिज्यिक कृषि कर ही रहे ताकि नगदी और नगदी व्यवस्था रखा गया था, है ना? उसी तरीके से परंपरागत से जब भारत में जो स्थानीय सत्ता वो कमजोर होता है, तो जो पोषण राज्य कभी देते थे, शासक देते थे, जो शासक जो है वो पोषण करते थे, वो पोषण क्या हुआ? क्योंकि उनकी स्थिति खुद हुआ कमजोर, तो वो पोषण देने नहीं लगे, हस्तशिल्प का पतन हो जाता है। इसके अलावा शिल्प और भी शिल्पों का पतन हो जाता है। ये पतन इंग्लैंड में भी अच्छा था, हुआ था, लेकिन उसके जगह क्या ले लिया? औद्योगिक क्रांति हुआ, तो वहां वहां लोगों को रोजगार मिल गया, है ना? भारत में तो उद्योग बना नहीं रहे थे, वहां से विनिर्मित सामान लाते थे, भारत में बेच रहे थे, तो यहाँ तो उद्योग बन नहीं रहा है, तो यहाँ का क्या, मैक्सिमम बेरोजगारी आ रहा है, टैक्स चरम पे था ही। तो ये सब कारण था औपनिवेशिक नीति के, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां ही 1857 की क्रांति का कारण था। इसके पीछे कहा भी जाता है कि क्या
कारतूस वाली घटना नहीं होती तो 1857 की क्रांति नहीं होता, तब भी होता। क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी इतने विध्वंसकारी था, इतने शोषणकारी था कि लोगों में जन असंतोष होना स्वाभाविक था। और उसी जन असंतोष की प्रकाष्ठा क्या है? 1857 की क्रांति। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर, हम लोग ये सब समझ लेंगे, ठीक है। हाँ, कहता 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी की कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। यानी 1857 के क्रांति के बारे में ऐसा कौन वर्णन किया है कि गोरे के प्रति भारत के लोगों का भाव जो है बिल्कुल मित्रतापूर्ण है ही नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप ही था शोषणकारी। उनका आर्थिक शोषण करना, साम्राज्यिक शोषण करना उनका नियत में ही था, उनका उद्देश्य ही था। तो वो नहीं थे। तो W.H. रसेल। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ पे कि वो कौन से पत्रकार थे या समाचार पत्र संवाददाता थे जो 1857 के क्रांति को के बारे में वर्णन किए हैं। तो वो कौन है? W.H. रसेल। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको क्वेश्चन में जैसे भी बदल ले। यहाँ पे देख सकते हैं टाइम्स पत्रिका के संवाददाता कौन थे 1857 में? तो ये थे। किनका ये स्टेटमेंट था? तो रसेल जी का था। किसके लिए था? अंग्रेजों के लिए था। ठीक है। फिर पूछता है कि 1857 का विद्रोह को लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का लखनऊ में किया, तो या तो रहेंगे कौन? ये बेगम अवध या बिरजिस कादिर। कादिर दोनों में से जो ऑप्शन में रहे दोनों रहेंगे, तो दोनों होंगे। इन्हीं को कहते हैं बेगम ऑफ अवध को क्या बोलते हैं? बेगम हजरत महल। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ रहे थे? ग्वालियर से। ग्वालियर से। आगे चलते हैं, नाना साहब टाटा टोपे सबके बारे में पढ़ेंगे ही। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या कहां से थी? ये देखिए 1857 में भाग लेने वाले सिपाही जो थे ये मूलतः अवध के थे, क्योंकि अवध को जब मिला लिया गया था कुशासन के आधार पे, तो वहां के जितने भी किसान थे उसे सिपाही के रूप में मान्यता थी, प्रशिक्षण दिया था। तो वहीं के लोग थे अवध से। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? ये क्या हो गया? अच्छा, नाना साहब के कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ पूछेगा तो कमांडर इन चीफ मतलब क्या होता है? सेना प्रमुख या सेनापति। और सलाहकार पूछेगा तो कौन थे नाना साहब के सलाहकार? अजीमुल्लाह। ठीक है। यदि पूछे कि नाना साहब के सलाहकार कौन थे, तो अजीमुल्लाह। यहाँ कमांडर इन चीफ मतलब सेनापति कौन थे? तो टाटा टोपे। यहाँ बताया जाता है कि टाटा टोपे का वर्ष 1857 में विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उनके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो टाटा टोपे ही थे। ठीक है ना। टाटा टोपे पहले नाना साहब के थे, तो पहले थे इनके साथ, किनके साथ? रानी झांसी की बाई के साथ। लेकिन झांसी बाई जैसी मृत्यु हो जाती है तो टाटा टोपे जो है नाना साहब के साथ आ जाते हैं। और इन्होंने गुरिल्ला युद्ध में लगातार सक्रिय रहा था। तो इनके एक मित्र थे, उनका नाम था विश्वसनीय मित्र। वो मुखबिरी करके इनको फंसा दिया था।
मानसी थे। ये क्या हुआ था कि पहले रहते थे झांसी की रानी के साथ। उसका तात्या टोपे की झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है, तात्या टोपे के साथ आते हैं। इनसे अलग होते हैं तो कालपी क्षेत्र को अपना बनाते हैं, सागर और नर्मदा क्षेत्र, सागर क्षेत्र प्लस नर्मदा क्षेत्र में अपना, और कुछ राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ अपना गुरिल्ला युद्ध करके अंग्रेजों को विरुद्ध अपना आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं, क्रांति कर रहे ये 1857 के समय। लेकिन एक मित्र थे उनके, टाटा टोपे के मानसी, ये जो है मुखबिरी कर देते हैं कि टाटा टोपे के, और इनको पकड़ लेता है अंग्रेज और फांसी की सजा दे देता है। ठीक है। कहता है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब 1857 के क्रांति के समय थे, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। किसने 1857 में अंग्रेजों के संघर्ष किया? अब किसने किया? इसमें देखिए, चंद्रशेखर आजाद बहुत बात के हैं, शहादत खां करेंगे इसमें। चंद्रशेखर आजाद को ध्यान ही है, राम प्रसाद बिस्मिल जो है बाद के काल के हैं, तो यहाँ शहादत खां है जो अपना आंदोलन किए थे। कहते हैं कि कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? एक बार हम लोग एक में देख लेते हैं इसके स्वरूप को लेकर के, और एक कौन कहां से युद्ध किया था इसको लेकर के भी हम लोग मोटे तौर पे देख लेते हैं। तो ये रहते हैं अहमदुल्ला शाह। इसको पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था अंग्रेज। ठीक ना? कितने का घोषित किया था? 50,000 रुपया। हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि कौन सा आंदोलन से कौन कहाँ जुड़े हुए थे। एक मिनट, ठीक है, यहीं पे हम लोग देखते हैं। तो एक पेज ले लूं। दिल्ली से हम लोग चर्चा कर लिए। दिल्ली से कौन थे? पेज ले लेते हैं। 1857 के क्रांति के विस्तार, है ना, कहाँ कहाँ विस्तार हुआ और वहां प्रतिरोध कौन कौन किए, तो सबसे पहले दिल्ली ही देखते हैं। दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर और वक्त खां। बहादुर शाह जफर और प्लस वक्त खां। दूसरा दिल्ली के जस्ट बगल में कौन सा है? कानपुर देखते हैं। कानपुर में कौन है? नाना साहब और टाटा टोपे। नाना साहब प्लस टाटा टोपे। कानपुर के बाद देखते हैं अवध। अवध या फैजाबाद जिसको बोलते थे पहले। मौलवी अहमदुल्ला। अहमदुल्ला। ठीक है ना? यही मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 इनाम घोषित किए थे। उसके बाद आते हैं कानपुर। कानपुर हो गया। लखनऊ। लखनऊ से बेगम हजरत महल प्लस बिरजिस कादिर, इनके पुत्र थे। कानपुर के जस्ट बाद चलते हैं बरेली। बरेली पहले ही है ना? बरेली खान बहादुर। फिर बिहार में जगदीश सिंह।
जगदीश सिंह, जगदीश सिंह, अमर सिंह भी इनके साथ रहे थे लेकिन मूलतः जगदीश सिंह ही थे, है ना। उसके बाद ग्वालियर में रानी की झांसी बाई, रानी झांसी बाई। तात्या टोपे, यहाँ तात्या टोपे भी आ गए थे जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो। ठीक है, लेकिन पहले रानी झांसी बाई रहेगी, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, तात्या टोपे का दूसरा मूल नाम था राम तनु पांडे। राम तनु पांडे, राम तनु। पूछता कभी कभी प्रश्न ये भी है कि कौन कौन तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो राम तनु पांडे, ठीक है ना। एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा एक है सबसे पूर्वी में असम है, मनीराम दत्त। कहाँ लिखूं, चलिए कलर चेंज करके लिख देता हूँ। असम आ रहा है। आठवां जो है आसाम, मनीराम दत्त। इतना हम लोग को कम से कम याद रख लेना। इसके अलावा ये भी रखना है कि वहां अंग्रेजों के तरफ से कौन सेनापति के रूप में थे, या मेजर कर्नल वहां कौन था। तो कुछ कुछ के हम लोग याद रखेंगे। यानी यहाँ जो विद्रोह हुआ था वो उसको कुचलने वाले सैन्य प्रमुख कौन थे यहाँ। चलिए अगले एपिसोड में लिख लेते हैं कुछ कुछ के, चाहे इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली में कौन थे, निकलसन और हडसन। निकलसन प्लस हडसन। कानपुर में कौन थे, कैंपवेल और हैवलॉक। कैंपवेल, हैवलॉक। फिर अवध नहीं याद करते हैं, इलाहाबाद में लियाकत अली थे, ये भी देख लीजिए। इलाहाबाद, चूंकि भाई इलाहाबाद वाले गुस्सा हो जाएंगे, लियाकत अली, कि भाई इलाहाबाद छोड़ दिए, स्टूडेंट का इतना हब है ना। और यहाँ कर्नल ली विरोध किए थे। ठीक है ना। लखनऊ में कैंपवेल यहीं से तुरंत आ गए थे। कर्नल नील हो गया, झांसी में हीरोज का चर्चा कर ही चुके हैं, ग्वालियर या झांसी। जनरल हीरोज, ठीक है। इतना हम लोग को कम से कम याद रखना है। इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद के समय आपातकालीन जो है, ला- कर्नल, चलिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले इसके पहले वाले में, अच्छा। हाँ, अब वो हो गया, इसमें था। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट जो है हम लोग लिख लेते हैं। 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, हाँ, इस समय गवर्नर जनरल ही था, क्योंकि वायसराय तब बनेगा जब 1858 के एक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था, आपातकालीन मुख्यालय
इलाहाबाद में बनाया था। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि मौलवी अहमदुल्ला के बारे में बता ही दिए कि उनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपया घोषणा किया था। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के थे? अवध के या फैजाबाद के? फैजाबाद ही अब अयोध्या के नाम से प्रचलित जाना गया है। नाम बदल के फैजाबाद के अयोध्या कर दिया गया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कि 1857 के क्रांति स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की? तो कौन किया था? देखिए इसमें कौन कौन अंग्रेज के सहायता तो कई लोग किए हैं, लेकिन सर्वाधिक सहायता किसने किया था? तो इसको हम लोग देखते हैं। कौन किया था? ग्वालियर के सिंधिया। कैनिंग इसके बारे में कहता है, ग्वालियर के सिंधिया के बारे में, लॉर्ड कैनिंग, कि यदि ग्वालियर के सिंधिया हम लोग को सहयोग नहीं करता तो हम लोग को बोरा बांध लेना पड़ता है ना। तो ग्वालियर के सिंधिया ने सर्वाधिक सहायता यदि पूछेगा कौन किया, तो ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। 15 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो भाग नहीं लेने वाला एक जमींदार वर्ग था, दूसरा साहूकार वर्ग था। कारण कि जितने भी औपनिवेशिक नीति आया वो किसके लिए शोषणकारी था? उसमें एक परजीवी वर्ग उत्पन्न हुआ था, जैसे जमींदार वर्ग, उनको फायदा हो रहा था, तब तो भूमि में निवेश कर रहा था। हम पिछले क्लास में बात भी किए हैं, भूमि में निवेश कर रहा है। दूसरा साहूकार, क्योंकि नगद की प्रवृत्ति था भू राजस्व व्यवस्था में, नगद भू राजस्व लेने की, तो उसमें साहूकार वर्ग का उदय होता। उनके चंगुल में फंसते जाते हैं वो ब्याज सुदखोरी, और ये लोग किसके लिए सहयोगी के रूप में रहे? अंग्रेजों के। तो ये दोनों तो नहीं थे। कष्ट किनको किया जा रहा था? दोहन किसको किया जा रहा था? तो वो क्या थे? खेतिहर मजदूर और कृषक। भू राजस्व से कौन थे? ये। तो पूछा है कि नहीं लिया था, तो नहीं लिया था तो कौन नहीं लिया था? 2 और 4, 2 4 कहाँ है? यानी आंसर डी होगा। इसके अलावा भी देखते हैं कि सहयोग कौन कौन जो है अंग्रेजों को किया था, यानी कि भाग नहीं लिया था, जिसमें देखते हैं ग्वालियर का सिंधिया। कैनिंग इसके बारे में बोलता है कि यदि ये सहयोग नहीं करता तो हमें बोरा बस्तर बांध लेना पड़ता है ना। तो ग्वालियर का सिंधिया। दूसरा है इंदौर का होलकर। ये सब अंग्रेजों के साथ थे। तीसरा था हैदराबाद के निजाम। चौथा था कश्मीर के महाराजा। इसके बाद है सरद जमींदार। शहरी लोग निष्क्रिय रहे लगभग, है ना। तो ये सब जो थे अंग्रेजों के पक्ष में थे, अंग्रेजों के पक्ष में नहीं थे। तो ये दोनों, क्योंकि इन्हीं का शोषण हो रहा था, तो ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा यदि पूछेगा तो कौन था? ग्वालियर के सिंधिया। क्योंकि देखिए इसमें भी इंदौर के होलकर है और ग्वालियर के सिंधिया, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई सहयोग किया तो ग्वालियर के सिंधिया भी किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? अभी हम लोग पढ़े जिसमें हैदराबाद के निजाम की भी चर्चा की थी, ये बगावत नहीं किया था। विजयनगरम किया था, पोलिगारो इसके विरोध किए थे, ट्रावनकोर का बेलूठम्पी किया ही था। तो इसका आंसर है हैदराबाद का निजाम, जिसे हम लोग चर्चा कर रहे थे। 1857 के क्रांति 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? ये फैक्चुअल है और बिहार से विशेषकर संबंधित क्वेश्चन है। और ये मुंगेर में जो है 1857 क्रांति के विद्रोह का ज्वाला नहीं जला था, तो मुंगेर ही है। आरा से शुरू हुआ था, पटना दानापुर जुड़े हुए थे, मुजफ्फरपुर से था ही।
सब आप लोग को पता ही है। ये बिहार स्पेशल के क्लास में इसका विशद वर्णन शिव सर किए हैं, है ना? तो आप उसको देखिए। अभी तक जो हम लोग चर्चा किए थे, जो पूर्व में हम लोग लिख के पढ़ाए, उसी का अब आ गया। तो देखते हैं, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के? अवध के या फिर फैजाबाद? ठीक है जी। कुंवर सिंह दिल बिहार, ठीक है। बहादुर खां जफर दिल्ली, और नाना साहब कानपुर। इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, आंसर मिला देते हैं भाई, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि क्या हो गया। ए का 4, ठीक है। ए का 4 सी में भी है और डी में भी है। मॉल बी का 1, वी का 1, वी का 1, वी का 1, वी का 1 सी में है, ठीक है। फिर उसी तरीके से है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, सॉरी, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर फैजाबाद अहमदुल्ला, कानपुर अहमद शाह, ठीक है ना? अब मिला लीजिए, ए का 4, ए का 4, इसलिए उसको एक बार लिखा दिए ताकि आप लोग इसका कूट मिलाते रहिए। वी के 3, सी के 1, ये क्या हो गया? ए के 4, वी का, सी का 2, और डी का, अच्छा ये थोड़ा सा मिसिंग कर लिया गया, क्वेश्चन गलत कर लिया गया, है ना? हम लोग पहले भी इसका चर्चा कर चुके हैं। क्या चर्चा किए हैं? दिक्कत है बहुत सारा। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, कानपुर के कौन थे? नाना साहब, या अजीमुल्ला शाह उनके जो सहाय थे, सलाहकार थे, उनका नाम दे दिया गया है। तो ये यहाँ इसे फिर मिला लीजिए, ठीक है ना? लखनऊ के बेगम हजरत महल और झांसी के रानी लक्ष्मीबाई, ये इनके सलाहकार थे, और सेनापति टाटा टोपे थे। ऐसे कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे। आंसर ये है, ठीक है ना? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया है? तो एक तो हैवलॉक था, ये दिल्ली में खोया। बाकी तीनों जो हैं, ये लखनऊ में। पीछे हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि हैवलॉक, लॉरेंस, ये सब लखनऊ में और कानपुर में एक्टिव थे, ठीक है ना? नील जो है इलाहाबाद में थे। ये सब यूपी के जिम्मे थे, यूपी में ही अपने काल के गाल में समा गए। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम, अच्छा, भारत के समय का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग है। और भारत का प्रथम वायसराय भी पूछे तो लॉर्ड कैनिंग है। क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद जब 1858 का एक्ट आता है, तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, तो लॉर्ड कैनिंग है। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में दो फैक्ट आप लोग ध्यान रख लीजिए। अंतिम भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, या फिर पूछे भारत का प्रथम वायसराय।
ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो जब 1857 की क्रांति होती है, कब होती है बैरकपुर में? 29 मार्च 1857 को। 34वीं रेजिडेंट के रहते हैं। तो इस समय यहाँ के बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर था हैरिस, हैरसे, ठीक है, लॉर्ड हैरसे था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पाम अस्टन, ये सब याद रखना है ना। लॉर्ड पाम अस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। हाँ, कहते हैं 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी? ऐसा नहीं है। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी? ये हो सकता है। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र? ये भी हो सकता है। जमींदार की सहभागिता? ये तो गलत। अब ये दोनों में सही है, लेकिन इसका जो मेन मजबूत कारण ये है, ये भी गलत। अब देखते हैं कि कोई भी विद्रोह है या कोई भी आंदोलन है, उसके सफल होने के चार स्तंभ होते हैं। कौन कौन? एक तो है नेतृत्व, पहले तो संगठन होना चाहिए, तब संगठनात्मक विरोध होगा। दूसरा, उस संगठन का विचारधारा हो। संगठन, फिर कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली हो एक निश्चित। तीसरा, विचारधारा हो। और चौथा जो है, नेतृत्व क्षमता हो, यानी नेतृत्व हो। ठीक है, तो क्या 1857 की क्रांति में ये चारों स्तंभ थे? माना जाता है कि संगठन के तौर पे अ, जो मुगल शासक थे, उन्हीं के नियंत्रण में आंदोलन हुआ था, लेकिन ये तर्क उतने मजबूत नहीं है। ठीक है, इस पे, क्योंकि वो खुद कमजोर स्थिति में था, मुगल पतन अवस्था में था, वहां उत्तराधिकारी के लड़ाई, अपने मजबूत नहीं थे, अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी थे, अन्य जो क्षेत्रीय शासक थे, वो मजबूत हो रहे थे, है ना। तो ये भी बहुत मजबूत पक्ष नहीं था। कार्य प्रणाली, आंदोलन कहाँ से शुरू होती? मेरठ से। कब? 10 मई को। ये भी याद रखिएगा, मेरठ से शुरू होता है, कई बार पूछता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से होता है। कहाँ? मेरठ से। मेरठ से कई जो सिपाही हैं, कई लोग जो हैं आकर के दिल्ली में आते हैं, और दिल्ली के लाल किला में बहादुर शाह जफर को नेतृत्व सौंपते हैं कि आप आंदोलन का नेतृत्व करिए, विद्रोह का आंदोलन नेतृत्व करिए। ठीक है, विचारधारा लगभग नगण्य था, क्योंकि राष्ट्रवाद का विकास उस तरीके का नहीं हुआ था। संगठन, नेतृत्व का भी अभाव था। तो ये कारण है ज्यादा मजबूत। ये चार स्तंभ है जो में लिखने मेंस लिखने में ध्यान रखने का जरूरत है। ठीक है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, ठीक है, 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर के भी बहुत इतिहासकारों के बीच मतभेद है। क्योंकि कई इतिहासकार इसको कहते हैं कि बस ये धार्मिक उन्माद था, उसके कारण लड़ाई हो गया। कुछ लोग कहा बस सैनिकों की असंतुष्टि थी, इसलिए आंदोलन हो गया। लेकिन इसे इतिहासकारों के कई रचनाकारों को ध्यान ध्यान में रख के लिखते हैं, ध्यान पढ़ते हैं, तो बातें कुछ और निकल के आती है। प्रारंभ में तो इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह या धार्मिक विद्रोह कर करके मान लिया गया था, लेकिन जब इसका विश्लेषण व्यापक हुआ, तो इसके स्वरूप में भी कई अंतर है। तो ये देखते हैं कि 1908 में इनकी पुस्तक है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में ये बोलते हैं, सॉरी, ये बीडी सावरकर बोलते हैं, बीडी सावरकर बोलते हैं कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इन्होंने बोला। इनको बोलना था कि विचारधारा स्पष्ट थी, और वो विचार क्या था? स्वतंत्र भारत को प्राप्ति।
तो इनका लक्ष्य बताते हैं कि स्पष्ट थी, लेकिन ये इतिहासकारों के बीच विवाद है। तो बीडी सावरकर। अशोक। ठीक है ना। आगे चलते हैं, इस पे स्वरूप पर हम देख लेते हैं और कितने प्रश्न हैं, फिर आगे चलते हैं। एक षड्यंत्र कहा था। पहले हम लोग इस पर प्रश्न चलते हैं कि स्वरूप में लेकर के कौन कौन से विवाद हुए हैं। ठीक है। स्वरूप को लेकर के एक बार आ जाएगा तो आपको बनाना आसान हो जाएगा, फिर आप इसको स्क्रीनशॉट रख लेंगे और देखते रहेंगे। 1857 का विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा। कौन? सैनिक विद्रोह। इनको कहा जॉन और सीले ने। दूसरा कहते हैं कि सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। होम्स कहते हैं महोदय। टीआर होम्स। सभ्य कौन थे? अंग्रेज। बर्बर कौन थे? हिंदुस्तानी। है ना। व्हाइट मैन वर्डन। उनका कहना यही था कि भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए हम लोगों ने लाया है। इसके लिए वो अपने शिक्षा नीति में काफी परिवर्तन किए थे। हालांकि शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य था आर्थिक शोषण ही। ठीक है ना। तीसरा जो है, कलर बदल लेता हूँ। आरसी मजूम अच्छा, तथाकथित 1857 का विद्रोह न तो पहला ही है, न ही राष्ट्रीय है, और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। इसके पीछे कारण ये था कि 1800, यही विचारधारा वाले बात है, बीडी सावरकर बोलते हैं कि स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष है। लेकिन ये कहना है कि विद्रोह पहले नहीं है। इसके पहले कई विद्रोह हो चुके हैं, जैसे संथाल विद्रोह 55-56 में, इसके ठीक पहले हो चुका है ना। कोल विद्रोह 1830 में। तो कई ऐसे स्थानीय स्तर पर विद्रोह होते रहा है। तो पहला नहीं था, विद्रोह के रूप में भी पहला नहीं माने। ना ही राष्ट्रीय। राष्ट्रीय इसलिए नहीं मानते कि संपूर्ण भारत में यह आंदोलन या विद्रोह नहीं होता। ये वही होता है जो जमीन, शहरी क्षेत्र तो बिल्कुल अप्रभावित रहता है ना, ग्रामीण क्षेत्र में ही ज्यादा रहता है। तो इस आधार पे कहते हैं कि राष्ट्रीय भी नहीं है। और ना ही स्वतंत्रता संघर्ष, क्योंकि इनका मानना है कि लड़ाई का कारण था जो अपना साम्राज्य का हित था। जैसे को लेकर के लिए, जैसे मान लीजिए जमींदारों का जो है, जमींदारों के विरुद्ध कृषकों का नहीं, जमींदारों का ही अपनी संपत्ति हड़प लेने के कारण विद्रोह था। है ना। जैसे व्यवगत के नीति के कारण झांसी के साथ लड़ाई हुआ। तो इस तरह के चीजों को देखने का इनका नजरिया रहता है। तो ये कौन है? आरसी मजूमदार। डॉक्टर आर सी मजूमदार। ठीक है ना। फिर है कि 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में लिखते हैं कि यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछते रहा है। 1908 में अपनी पुस्तक लिखते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंट भारत, पीछे लिख चुका हूं उसको। ठीक है ना। राष्ट्रीय विद्रोह कहा।
इस स्वतंत्रता संग्राम ना मानते हुए राष्ट्रीय विद्रोह माना। डिजरैली और अशोक मेहता। बेंजामिन डिजरैली। डिजरैली प्लस एंड अशोक मेहता और अशोक मेहता, ये सब स्वरूप पे क्वेश्चन आ जाएगा इसमें का, ठीक है ना। यही ऊपर नहीं जा पा रहा है। अच्छा कोई नहीं, ठीक है, चलिए। ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध बोला था किसने? रीज ने। ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध। रीच। रीज या रिच जो है, ठीक है ना। सभ्यता बर्बरता का संघर्ष संघर्ष ये बोले थे। राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। एसएन सेन। समझिए, राष्ट्रीयता का अभाव था, राष्ट्रीयता तो नहीं था लेकिन ये स्वतंत्रता संघर्ष जरूर था। एसएन सेन बताते हैं। एसएन सेन 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार भी रहे हैं। ठीक है ना, पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के सरकारी अधिकार इतिहासकार कौन रहे हैं, तो एसएन सेन। उसको भी लिख दें। चलिए देखते हैं आगे वाले प्रश्न में आ जाए तो आ जाए। अब कहता है कि इसमें से षड्यंत्र की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र बोला था तो आउट्रम और टेलर ने, है ना। आउट्रम और टेलर। अगले चलते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे। ये कहते हैं कि राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संघर्ष था, पीछे बता चुके हैं। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आरसी मजूमदार जी हैं। भारतीय राष्ट्रवाद शून्यता में था, यह कथन मानने वाला इतिहासकार कौन थे? मजूमदार और एसएन सेन थे। अभी चर्चा कर रहे हैं कि ये राष्ट्रवाद के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था, तो कौन थे? एसएन सेन थे। और मजूमदार कहते हैं नहीं राष्ट्रीय था, नहीं प्रथम था, नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। ये दोनों बात ये मान चुके हैं। होम्स और रीच क्या बोलता है? सभ्यता बर्बरता के। और ट्रम और टेलर। लॉरेंस और सीले कहाँ के बोलते हैं? जॉन लॉरेंस और सीले सैनिक विद्रोह बोलते हैं। लिख देता हूं ताकि आप लोग को रिवीजन हो जाए। सैनिक विद्रोह। टी आर होम्स और रीच किसको बोलते हैं? सभ्यता बर्बरता।
सभ्यता व बर्बरता के मध्य संघर्ष। तीसरा है ये ऑट्रमोर, जो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 में होता, उद्देश्य क्या रहता है? ठीक है, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन करने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ये बिल्कुल सही था। इसी के समय जो है व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया जाता, परित्याग कर दिया जाता है और गोद लेने की परंपरा को अस्थायी बना दिया जाता है, स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है। भारतीय शासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है। भारत के सचिव पद का निर्माण ब्रिटिश संसद में होता है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, व्यापार का एक अधिकार ही समाप्त कर दिया गया था 1813 में, तो ये खत्म हो गया। 1 और 2 ऑप्शन है, तो ये सही आंसर। हाँ, 1857 के जब क्रांति होती है तो क्रांति के कारण जानने के लिए पील आयोग का गठन अंग्रेजों द्वारा किया जाता है। तो लग रहा है अब हमारा क्वेश्चन अंतिम की ओर चल रहा है। तो पील आयोग का गठन होता है, पील आयोग दिया है, यही आंसर। तो पील आयोग के गठन में क्या होता है कि अभी तक यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक का अनुपात 1:2 था। इसमें कुछ परिवर्तन आया कि भारतीय सैनिक अनुपात, यूरोपीय सैनिक का अनुपात जो था, यूरोपीय 1 होते थे तो भारतीय 2 होता था। ये कारण माना गया था कि विद्रोह का कारण ज्यादा था, क्योंकि दोनों लगभग लगभग ये थे, है ना, बंगाल में। अब क्या किया गया इसके बाद कि ये मात्रा कम कर दिया गया भारतीयों को और उसको बना दिया गया। अब इसको हो गया कितना, पहले 1:5 था। ये यूरोपीय सैनिक 1 थे, भारतीय सैनिक 5। लेकिन पील आयोग के बाद किया क्या, पील आयोग के बाद हुआ आंदोलन, किसका कारण माना गया, विद्रोह का। पील आयोग का गठन हुआ तो ये इसके अनुपात बदलने की अनुशंसा की। ये कहा ये 1 और ये 2 कहाँ, बंगाल में। बाकी जगह का कितना था, 2 था ये और ये 5 था, लगभग 2.5 गुना, है ना। 2 5, कहीं कहीं 1 और 3 भी लिखता है। तो ये पील आयोग के गठन के बाद हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो पील आयोग हुआ, तो पील आयोग में अनुशंसा किया गया कि कहाँ के लोगों को रखना चाहिए। तो अवध के सैनिक सबसे ज्यादा थे, तो अवध वालों को मना कर दिया गया। किसको किसको मना किया गया, अवध, बिहार, प्लस अन्य क्षेत्र। कारण क्या था, ये उसके साथ ने, अंग्रेजों के साथ न दे करके भारतीयों के साथ दिए थे, तो इसको लड़ाकू जाति, गैर लड़ाकू घोषित किया गया। इसको पील आयोग के बाद गैर लड़ाकू घोषित किया गया। इनका आवाज, ज्यादातर अवध के किसान ही थे, लड़ाकू उस तरीके के नहीं थे। तो ये, और ये सरकार के साथ दिए नहीं उतना, तो इन्हें, इनके जगह दिया गया लड़ाकू जाति के रूप में गोरखा, सिख और पंजाबी। हाँ, इन्हें गोरखा, गोरखा, सिख और पंजाबी जो थे, इन्हें माना गया लड़ाकू जाति घोषित किया गया। और इन्हें जो है अधिक वरीयता दिया गया। ठीक है, आज इतना ही क्वेश्चन था। इसके अतिरिक्त और भी क्वेश्चन अब मुझे नहीं लगता कि है। आप लोग इसको जा करके करिए। आपको हमारे इस चैनल पे जुड़ने के लिए, लाइव देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये क्यूआर कोड है, जिसे आप लोग करें। और पीडीएफ पाने के लिए आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ मांग सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।